देखिएगा, ये मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। यहां पर जो है सबसे पहले तो प्रयोग 1 हम ले। अब इस प्रयोग 1 के अंदर जिस समय आपने कॉम्प्लेक्स की सांद्रता 0.1 है और जो H पॉजिटिव है उस H पॉजिटिव की सांद्रता 0.01 है, राइट। अब जब आप कोई प्रयोग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की, जिस समय आप प्रयोगों को करोगे तो जो उत्प्रेरक है उसकी सांद्रता पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो H पॉजिटिव की सांद्रता है वह H पॉजिटिव की सांद्रता पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। अब यहां पर उसने T½ दे रखा है, T½ 1R है और जो T3/4 है वो 2R है। T½ जो है वो 1 घंटा दे रखा है आपको और T3/4, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक काम करते हैं अपन, मान लो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ए गिविंग प्रोडक्ट, माना कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब मैंने आप सभी बच्चों से एक सवाल किया, सवाल ये किया कि एक काम करो बच्चों, मुझे T3/4 T3/4 मतलब T75/T50 का मुझे एक अनुपात निकालकर बताइए। तो आप बोलेंगे T75 बराबर, आप बोलेंगे T75 बराबर 2.303 अपॉन के, इट इज लॉग ऑफ T75। T75 से मतलब है कि 75% अभिक्रिया आपकी हो चुकी है। तो 75% अभिक्रिया हो चुकी है, इसका मतलब 25% बचा है। इट मींस कि 100/25 हो जाएगा। अगर आप इनिशियल सांद्रता आप 100 मानते हो, राइट, तो अब एक सर्टेन टाइम पर, टाइम T75, राइट, 25 बच चुका है, राइट। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा T75 बराबर 2.303 अपॉन के log 4, ये आ चुका है log 4। और log 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T75 बराबर 2 log 2, 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 log 2 हो जाएगा, 2.303 इंटू 2 log ऑफ 2 अपॉन के, ये हमारा T75 आ चुका है। उसी तरीके से अगर हम T50 को लेकर बात करेंगे, आधा मतलब T50, तो T50 में आप कहते हो T50 बराबर 2.303 अपॉन के, इट इज log 2, राइट। अब यहां पर आपने अनुपात लिया इसका, तो जिस समय आप अनुपात लेंगे, राइट, तो जो log 2 है वो log 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2.303 के कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो T75/T50 का जो अनुपात हमारे को मिल रहा है वो 2:1 मिल रहा है, राइट, 2/1। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यह कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो ये प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग 1 है और ये दूसरा प्रयोग है। प्रयोग 1 की अगर हम बात करें या प्रयोग 2 की अगर हम बात करें, दोनों ही प्रयोगों के अंदर यह बात बिल्कुल साफ है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो T½ है, राइट, जो T3/4 है मतलब T75 है, वो T½ के डबल है। मतलब अगर ये 2 घंटे है तो ये 1 घंटा है, अगर ये 1 घंटा है तो ये 0.5 है, बराबर है। T3/4 मतलब T50 के दुगना है, T75 T50 के दुगना है, राइट। और ये प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है, उसका अभिलाक्षणिक गुण माना जाता है, राइट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये मानी जाती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान है वह x का मान 1 हुआ। आप बोलेंगे कि सर इसमें उत्प्रेरक क्या काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम नहीं लगाया जाएगा, उत्प्रेरक को लेकर बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि किसी एक प्रयोग में जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक ने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया तो उत्प्रेरक तो कांस्टेंट बना हुआ है। उत्प्रेरक की जो सांद्रता होती है, उस उत्प्रेरक की सांद्रता में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, राइट। तो इसीलिए जब आपने प्रयोग 1 किया, तो जिस समय आपने प्रयोग 1 किया तो जो H पॉजिटिव है वह H पॉजिटिव की सांद्रता में
राइट, वो तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जो भी ये परिवर्तन है, ये तो कॉम्प्लेक्स की वजह से है ना, वो तो संकुल की वजह से आ रहा है। जो भी ये परिवर्तन आप देख रहे हो, ये संकुल की वजह से परिवर्तन है। राइट, अब ये बात तो तय हो गई कि भले ही वो प्रयोग 1 हो या प्रयोग 2 हो, राइट, दोनों में एक बात साफ साफ पता चल रही है कि जो संकुल है वह संकुल के रेस्पेक्ट में यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर संकुल को लेकर बात करोगे तो यह अपने आप में एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई। राइट, अब बात आगे बढ़ती है उत्प्रेरक को लेकर, मतलब हमारे को y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, प्रश्न में ही आपको ये दे रखा है कि जो H पॉजिटिव है वह H पॉजिटिव हमारा उत्प्रेरक है। राइट, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो चेक करिएगा, अभी हम ऐसे जा रहे थे, अभी हम ऐसे स्टडी कर रहे थे। राइट, अब मैं ऐसे जाता हूं, बराबर है, अभी मैं ऐसे स्टडी कर रहा था, हॉरिजेंटली मैं स्टडी कर रहा था। अब मैं जरा वर्टिकली देखता हूं, वर्टिकल सिचुएशन क्या है, जरा उसके ऊपर हम निगाह डालते हैं। राइट, वर्टिकली अगर आप देखोगे तो आपने कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन डबल करी। राइट, प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में जिस समय आप जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन आपने डबल करी। राइट, अब कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन आपने जब डबल करी, राइट, ये बात तय हो चुका है कि कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में, संकुल के रेस्पेक्ट में यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। राइट, अगर मैं कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर मैं अर्धायु को लेकर बात करूंगा तो आप कहते हैं सर टी अर्धायु बराबर 0.693 अपॉन के। राइट, यहां बैठा हुआ हर बच्चा ये अच्छी तरीके से जानता है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर जो अर्धायु होता है, जो अर्धायु का मान है वह कंसंट्रेशन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वह कंसंट्रेशन के साथ सांद्रता में परिवर्तन करने से, राइट, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। राइट, तो यहां जिस समय आपने कॉम्प्लेक्स की सांद्रता डबल करी, जिस समय आपने कॉम्प्लेक्स की सांद्रता डबल करी, तो जब आपने कॉम्प्लेक्स की सांद्रता डबल करी, राइट, तो टी हाफ पर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि की है, इसका मतलब टी हाफ पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, टी हाफ के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। राइट, क्यों? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु है, जो टी हाफ है, राइट, वह टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। टी हाफ इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है। राइट, तो अब बात आगे बढ़ती है। अब आपने जो H पॉजिटिव है, जो उत्प्रेरक है, वह उत्प्रेरक की सांद्रता आपने डबल करी। राइट, उत्प्रेरक की सांद्रता आपने डबल करी, तो उत्प्रेरक की सांद्रता, उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट, जब आपने कैटेलिस्ट की सांद्रता डबल करी, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर कैटेलिस्ट के रेस्पेक्ट में शून्य होना चाहिए, जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया होनी चाहिए। अगर कैटेलिस्ट के रेस्पेक्ट में यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती, अगर कैटेलिस्ट के रेस्पेक्ट में यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती, राइट, तो फिर दावे के साथ हाफ लाइफ पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में, उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसका मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। राइट, बट यहां पर हमने देखा, ऐसे जाने पर हमने देखा कि जो टी हाफ है वह टी हाफ का मान आधा हो रहा। मतलब जिस समय आपने कॉम्प्लेक्स की सांद्रता डबल करी और जब आपने उत्प्रेरक की सांद्रता डबल करी, राइट, तो जो टी हाफ का मान है वो आधा हो चुका है, अर्थात 50% अभिक्रिया को पूर्ण करने में, 50% अभिक्रिया को पूर्ण करने में अब आधा समय लग रहा है। मतलब पहले 1 घंटा लग रहा था, तो अब मात्र 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है। पहले 60 मिनट लगते थे, तो अब 30 मिनट में हो रही है। राइट, उसी तरीके से टी 3/4 की बात करें, टी 3/4 की अगर हम बात करें तो यहां पर 75%, टी 3/4 मतलब 75%, यहां पर 2 घंटे लग रहे हैं, तो यहां पर 1 घंटा ही लग रहा है।
राइट। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित रूप से उत्प्रेरक हमारे वेग नियम व्यंजक का पार्ट है और उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए। उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उत्प्रेरक की सांद्रता बढ़ाओगे, डबल करोगे, यहां आपने डबल किया, जिस समय आप उत्प्रेरक की सांद्रता को डबल करोगे, तो जब आप उत्प्रेरक की सांद्रता को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अरे बच्चों, अगर मान लीजिए, एक मिनट मैं समझा रहा हूं आपको, यहां समझिएगा आप। हाँ, हमने कहा रेट आर इज इक्वल टू के कॉम्प्लेक्स की पावर में, ये तो पता चल चुका है कि कॉम्प्लेक्स की पावर में 1 है, राइट। अब उत्प्रेरक को लेकर, अगर आप उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, मान लो कि उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, इसका मतलब यह हुआ कि H पॉजिटिव की सांद्रता टू द पावर 0 इट इज इक्वल टू 1, राइट। इट मींस आप बोलेंगे रेट R इज इक्वल टू के कॉम्प्लेक्स की घातांक में 1 लिख दोगे आप, राइट। भाई कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट तो हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन का पार्ट ही नहीं है, तो कैटलिस्ट हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कैटलिस्ट की सांद्रता मैं डबल करूं, मैं ट्रिपल करूं, मैं आधा करूं, मैं चाहे जो भी करूं, राइट, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारे वेग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड पर फर्क पड़ रहा है, अरे टी हाफ के ऊपर फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ना। तो उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में अगर शून्य कोटि मानोगे तो फिर ये वेग कैसे बढ़ रहा है, फिर ये वेग में वृद्धि कैसे हो रही है, राइट। तो अब ये जो पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, राइट, इसको हटाइए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में ले रहा हूं कि अगर आपने रेट R इज इक्वल टू के कॉम्प्लेक्स की घातांक में, तो 1 है ही हमारा, और अब उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में आपने प्रथम कोटि का माना, H पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में आपने फर्स्ट ऑर्डर को माना, तो अब आप, क्योंकि H पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, राइट, ऐसी आप एक अभिक्रिया में पहले भी बता चुका हूं आपको, आप रिकॉल करिएगा, जिसमें आपने एस्टर का जल अपघटन करवाया था। एस्टर का जो जल अपघटन आपने करवाया था, राइट, जो छदम एकक आणविक अभिक्रिया मानी जाती है, राइट, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है, राइट, उसमें वो H पॉजिटिव उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो यहां पर H पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में आपने प्रथम कोटि माना है, अभी अपन श्योर नहीं है, अभी अपन मान रहे हैं, तो H पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि है। इसका मतलब जब H पॉजिटिव, और अच्छा ये भी तय है, ये भी बात तय है कि H पॉजिटिव की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आना है। किसी एक प्रयोग में, कोई एक प्रयोग जब आप करते हो, तो जिस समय कोई एक प्रयोग आप करते हो तो H पॉजिटिव की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आना है, राइट। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि K डैश जो लिखा हुआ है वहां पर, K H पॉजिटिव की घातांक में 1 ले लिया मैंने, तो जिस समय आप H पॉजिटिव की सांद्रता को डबल करोगे, जैसे यहां पर किया, तो जिस समय आप H पॉजिटिव की सांद्रता को डबल करोगे, राइट, तो K डैश का मान डबल हो जाएगा ना, K डैश का मान डबल हो जाएगा, राइट, क्योंकि K डैश इज इक्वल टू K H पॉजिटिव, और ये K क्या है, K हम बोलेंगे जो K डैश है, K डैश इट इज इक्वल टू K H पॉजिटिव की घात में 1, राइट। जिस समय आप H पॉजिटिव की सांद्रता को डबल करोगे तो जो K डैश है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट R इज इक्वल टू K डैश एंड इट इज कॉम्प्लेक्स की पावर में 1, जैसे यहां पर लिखा हुआ था, राइट, जैसे यहां पर लिखा हुआ रेट R इज इक्वल टू K डैश कॉम्प्लेक्स की पावर में 1, x का मान तो पता चल ही चुका है हमारे को, राइट। तो समझे मेरी बात को आप, जिस समय आपने उत्प्रेरक की सांद्रता को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, राइट, इसका मतलब टी हाफ आधा हो जाएगा या टी 75 आधा हो जाएगा, राइट, क्लियर कट, राइट, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का भी मान 1 लेंगे आप, और जो y है वह y का भी मान
1 लिया जाएगा। राइट, ये आपका प्रश्न हो चुका है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हमारा संकुल है उस संकुल के रेस्पेक्ट में प्रथम कोटि है, और जो हमारा उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक के रेस्पेक्ट में भी ये प्रथम कोटि है। राइट, और आप एक बार चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से चेक कर ले। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, देखिएगा। मैं एक ग्राफ आपको दे रहा हूं, बहुत छोटा सा आईआईटी जेईई का प्रश्न है, एकदम छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं। एक ग्राफ है ये। राइट, देखिएगा, पहले सारे बच्चे ग्राफ को बना लें। यहां पर आपको टाइम दे रखा है। यहां सांद्रता दे रखी है मोल प्रति लीटर में। और ये जो ग्राफ है ये किसी एक अभिक्रिया ए एन बी, इसके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये एक्चुअली क्या बच्चों, ये जो प्लॉटिंग है, ये प्लॉटिंग में ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ग्राफ है तो ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। राइट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है।
राइट बच्चों, जैसा बनाया है बिल्कुल वैसा ही बनाइएगा, उसमें चेंजेस ना करें आप। राइट अब यहां पर ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहला सवाल है आपसे कि इस ग्राफ में n का मान क्या होगा? n का मान ये हमारे को ज्ञात करना है। राइट दूसरा, ये जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। और तीसरा, आरंभिक वेग का मान, आरंभिक वेग, आरंभिक वेग का मान आपको ज्ञात करना है। किस इकाई में ज्ञात करोगे आप? ये मान लो मोलरता प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। मोलरता प्रति सेकंड के अंदर आपको आरंभिक वेग ज्ञात करना है। तो अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखिएगा। n का मान सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं, देखिएगा। ग्राफ पहले तो मानकर चलना बच्चों की ग्राफ में थोड़ी बहुत एरर आ रही है, थोड़ी बहुत हल्की सी एरर है। राइट उसको प्रैक्टिकली सोचिएगा कि क्योंकि बनाना एकदम से परफेक्शन के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। अब n का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, a हमारा ये एक ही आरंभिक सांद्रता है और b तो था ही नहीं भाई, टाइम 0 के ऊपर। राइट b कुछ भी नहीं था। अब जिस समय हमारा a 1 घंटे में 0.6 से 0.5 पर पहुंचता है, जो 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे के समय में जो हमारा कैपिटल A है, कैपिटल A यहां पर हमारा अभिकारक है। राइट तो जो कैपिटल A है वह कैपिटल A की सांद्रता 0.6 से 0.5 हो जाती है। और जिस समय कैपिटल A की सांद्रता 0.6 से 0.5 होती है, राइट उस समय आप देख सकते हैं कि 1 घंटे पर, राइट थोड़ा सा ये ऐसे जाना चाहिए था, ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से आप लेते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा हमने उसको राइट ये ऑल्टर किया, ये ज्यादा सही है। जिस समय A की सांद्रता 0.6 से 0.5 हुई, 0.6 से 0.5 1 घंटे में, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा B है वह B की सांद्रता 0.2 हो चुकी है। जो हमारा B है उस B की सांद्रता 0.2 हो चुकी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसका मतलब यह हुआ कि जब A की सांद्रता में 0.1 से कमी आती है, A अभिकारक है, B आपका उत्पाद है, बराबर है। अभिकारक में जब 0.1 की कमी आई, 0.1 मतलब कैसे शो करोगे अपन? इसकी इनिशियल सांद्रता थी 0.6, 1 घंटे के बाद ये हो गई 0. मतलब 0.1 से रिएक्ट कर गया भाई, 1 घंटे के बाद 0.5 हो गई ना, 1 घंटे के बाद ये 0.5 हो गई, इसका मतलब 0.1 से रिएक्ट कर गया। तो जब 0.1 से ये रिएक्ट कर गया तो यहां पर ये बताया जा रहा है 0.2, 1 घंटे के बाद जो B है वह B की सांद्रता 0.2 है। अर्थात जो n का मान है वो n का मान आप 2 लेंगे, द वैल्यू ऑफ n इट इज इक्वल टू 2। जो n की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, दैट इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि जब 0.1 से यहां कम हो रहा है तो यहां 0.2 से बढ़ रहा है। अगर यहां 0.2 से कम होगा तो वहां 0.3 से बढ़ेगा। अगर ये 0.25 से कम होगा तो ये 0.50 से बढ़ जाएगा। राइट ये तभी होगा, ये तभी पॉसिबल है जब n का मान जो है, ये n का मान आप 2 के बराबर लें। राइट ये पहली चीज क्लियर हो गई। राइट अब Kc का मान पूछ रहा है, मतलब मैं बोलूंगा Kc बराबर B की घात में 2 बटा A। राइट क्योंकि n का मान ज्ञात हो चुका है और n का मान ज्ञात हो चुका है, इट मींस मैं बोलूंगा Kc बराबर B की पावर में 2 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ A। राइट अब जिस समय साम्य स्थापित हो जाता है, सभी बच्चे अच्छी तरीके से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस समय
साम्य स्थापित होगा तो ए और बी की सांद्रता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि 5 घंटे के पश्चात, 5 घंटे के पश्चात, राइट, आप देख सकते हैं कि यहां सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो जिस समय साम्य स्थापित हुआ उस वक्त जो हमारा बी है, ये ए के लिए है, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। जिस समय साम्य स्थापित हुआ उस समय बी की सांद्रता कितनी है, 0.6, अर्थात यहां पर मैं बोलूंगा 0.6 की घातांक में 2 अपॉन जो ए की सांद्रता है वो चेक करिएगा, ए की सांद्रता 0.3 हो चुकी है, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.3, मतलब ये हो जाएगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1.2 मोल पर लीटर, राइट। ये हमारा केसी का मान आ चुका है। द वैल्यू ऑफ केसी इट इज इक्वल टू 1.2 मोल पर लीटर, राइट। ये थोड़ा सा यहां पर आप इसको शिफ्ट कर लें, ये 5 यहां पर आना चाहिए, वो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। 5 घंटे के पश्चात साम्य स्थापित हुआ है। क्या परिभाषा क्या होगी साम्य की? जिस समय साम्य स्थापित होता है उस वक्त सांद्रता के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, राइट, भले ही वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, राइट। जो वेग होता है, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। अब आरंभिक वेग आपको ज्ञात करना है, तो आरंभिक वेग को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ए है उस ए की सांद्रता 0.6 से 0.5 हो चुकी है, मतलब 0.1 मोल पर लीटर कितने घंटे में, 1 घंटे के अंदर वो कम हो चुका है। इसका मतलब मैं बोलूंगा आरंभिक वेग आर, आरंभिक वेग बराबर 0.1 से कमी आई, 0.1 से कमी आई, राइट। और कितने समय के अंदर, 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब यहां पर आप लिख लेंगे 3600 के अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि जो आपको निकालना है, राइट, वो मोलरता प्रति सेकंड में निकालना है। जो आरंभिक वेग है वह आरंभिक वेग मोलरता प्रति सेकंड में निकालना है, राइट। तो ये 0.1 अपॉन 3600 यही आपका आंसर आ जाएगा, मोलरता प्रति सेकंड के अंदर। 0.1 से कमी आई ना 1 घंटे के अंदर, इट मीन 0.1 अपॉन 3600, राइट। ये आपका आरंभिक वेग पता चल चुका है, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।